Hi everyone, welcome to Advice Learning. My name is Rahul Pandey. If you remember, in the last session we dealt with the reduction potential, and in that one of the very simple example and the common one that is Daniell cell. Okay? और लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में डील किया. दैट मीन्स हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके लिए देखा कि हमारे लोकल लाइफ में किस तरह से डैनियल सेल बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है आज के लाइफ में, प्लस हम जो जी रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आपको मालूम है कि दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी वर्किंग. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए. तो पॉसिबिलिटी है दैट रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट सेटअप फॉर दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. ओके, और ये कंटेंट हमने काफ़ी कुछ इन डिटेल डील किया था, और आज हम इसके आगे जो भी कंटेंट रहेगा वो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं. बट याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो ये कंटेंट है रिडक्शन पोटेंशियल और जो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, बिकॉज 12th में यू विल बी हैविंग अ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो और यू हैविंग अ स्टेट बोर्ड व्हाटएवर, आपके एंट्रेंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले है वो बहुत ज्यादा है. तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये एक स्मॉल पार्ट यहां पे शो किया मैंने, बट वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है. ठीक है, और मैं फिर कहता हूं, अगर आप टोनी स्टार्क आयरन मैन के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आगे जाके जब हम 12th पढ़ेंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या, और उसके बाद फ्यूचर में इंपॉर्टेंस क्या है. बिकॉज एक पॉइंट याद रखिएगा कि कुछ भी हो, व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एनर्जी. और फ्यूचर में हमें कोई भी चीज रन करने के लिए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को रन करने के लिए वी नीड व्हाट, एनर्जी. ऑब्वियसली लिविंग थिंग को भी रन करने के लिए चाहिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, एक बेस्ट चीज है जो आप खुद भी कर सकते हैं फ्यूचर में, या फिर अभी भी इफ यू वांट ट्राई एज एन एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर इजीली अवेलेबल एज दे आर नॉट हार्मफुल, दैट्स व्हाई दे आर इजीली अवेलेबल. सो ये एक्सपेरिमेंट अगर आप चाहो तो आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां भी हो, आप वहां भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने सुपरविजन, लाइक टीचर्स के सुपरविजन के अंडर में. ठीक है, सो आगे बढ़े, चलिए. ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट सामान्य ज्ञान है वो भी इसी पे बेस्ड है. किस पे? दैट इज मेटल एयर बैटरीज प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. आज के टाइम में क्या है और आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे. कुछ चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकली अभी इस वक्त रन कर रही हैं, एंड कुछ चीजें जो हैं वो अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली हैं, थ्योरी में है कि ऐसा कुछ होगा. यहां बोला गया हाउ मेटल एयर बैटरीज वर्क. ठीक है, एक सिंपल सा आपको सिस्टम यहां पे देखो, डायग्राम दिया गया है. इसमें एक तरफ ये आपका जो है ये वाला कंपाउंड, ये आपका मेटल है, और यहां से ये एक पोरस मटेरियल है. क्या बोला मैंने? पोरस मटेरियल. आपका जो मेटल आयन, जैसे ही उसको आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, ये जो मेटल रॉड है, इस रॉड को आप जब इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो ये जो मेटल रॉड है ये मेटल आयंस में कन्वर्ट होके आगे इधर मूव करता है. जब ये आगे यहां पे मूव करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो ऑक्सीजन जाएगा उसके पास. तो यहां से मेटल आयन आया, यहां से ऑक्सीजन आ गया, और ये फॉर्म होता है आपका मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड. And that metal can be your lithium, it can be your aluminium, it can be zinc. डिपेंड करता है कि कौन एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा. ठीक है, ओके. तो ये है आपका नॉन एक्वस मेटल एयर बैटरी, जहां पे आपने इसमें कोई मतलब मीडियम नहीं है, कोई एक लिक्विड सब्सटेंस नहीं है. मेटल आयन इधर से आया, इधर से ऑक्सीजन आया, कॉन्टैक्ट में आए, एंड दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. और ये कहीं ना कहीं काफी ड्यूरेबल है. व्हाई? बिकॉज क्या है ना कि लिथियम आयन बैटरी जो आपने देखा होगा, कुछ कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे ये बैटरीज बनाती हैं, बहुत लोकल स्केल पे. और बहुत ऐसे न्यूज आए हैं कि कभी वो बैटरीज फट जाते हैं, ब्लास्ट होता है. ठीक है, एंड कभी आप उसको आप यहाँ पे रखते हो, ऊपर जेब पे रखते हो, फिर नीचे जेब में रखते हो, तो वो ब्लास्ट होता है तो बहुत तकलीफ देता है. कभी नॉर्मली रखा है तो भी ब्लास्ट हो जाता है. तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज अंदर जो मटेरियल है, वो जो सोल्यूशन है उस बैटरी के अंदर, वो एक अच्छा क्वालिटी का सोल्यूशन नहीं होता है. तो अगर आप नॉन एक्वस यूज करते हो बिना किसी मीडियम का, मतलब वाटर वहां पे लिक्विड कुछ रहेगा नहीं,
वो एक अपने आप में काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की वर्ड्स दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मल्टीपल बैटरीज दिखाई आपको, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक एयर बैटरीज, डोंट फॉरगेट द वर्ड एयर। ऐसे ही अब आगे जाते हो ना तो आपको एक एलोट्रॉप है कार्बन का जिसका नाम है ग्राफीन। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वन, ग्राफीन। ग्राफीन को भी एक एज अ बैटरी की तरह यूज करते हैं। कैसे? क्योंकि ग्राफीन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन विच मीन्स हाइड्रोजन, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके एटमॉस्फेयर में यूवी रेज हैं, राइट? आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो सनलाइट यूवी रेज से कांटेक्ट में आने के बाद वो जो मॉइस्चर है उसमें से बहुत फाइन अमाउंट में प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन्स? इट मींस H+ आयन, H+ आयन। ग्राफीन जो है वो स्मॉल H+ आयन को भी वो एब्जॉर्ब करता है और वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी एज अ बैटरी। उसको स्टोर करो आप एंड देन आगे आप यूज करो, आपकी मर्जी। तो ये जो चारों बैटरी फिलहाल यहां पे शो आउट किए हैं उसके लिए जो की वर्ड्स हैं, जो एक ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी, थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी। ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है करंट एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक थियरी है एक प्रैक्टिकल है, इस फॉर्मेट में बताया है। दिस वन इंडिकेट्स एक्वस नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस अंदर बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस और नॉन एक्वस, इसके लिए। ठीक है, तो मोस्ट केस में आप देखो अगर तो आपके घर पे जो इन्वर्टर बैटरी है वो इन्वर्टर बैटरी प्लस उसके बाद जो अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे जो लिफ्ट वगैरह है तो उसमें भी वहां जो नीचे बैटरी होता है तो उसके अंदर सोल्यूशन होता है। ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट बट एक्वस सोल्यूशन, क्लियर, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहां बोल रहे हैं कि वो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहां आप एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ये इधर कोई लिक्विड नहीं है, जो सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, यहां कोई लिक्विड नहीं है। देन दे आर सेइंग समथिंग लाइक वोल्टेज, कि ये जो हमारी बैटरीज हैं ये बैटरीज कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये बैटरीज कितना वोल्टेज करंट शो करती हैं। तो फर्स्ट यू आर हैविंग लिथियम एयर बैटरीज। यहां बोला गया था दैट थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी कितना है, 3460 वैट हर पर केजी। ओके, लेकिन जब उसको प्रेजेंट किया गया तो क्या कितना मिला, 1214, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थोड़ा सा कम उतना एफिशिएंसी दिखाया, क्योंकि थियरी एंड प्रैक्टिकल में काफी डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो थियरी हम बना रहे हैं वो थियरी परफेक्टली प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसीलिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल इन शॉर्ट दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। तो आप ये बिल्कुल कभी नहीं बोलना कि जो थियरी में है वैसा ही प्रैक्टिकली हमें दिखना चाहिए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं अगर कुछ हल्का सा भी मिस्टेक हो गया यहां वहां तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, बट थियरी में होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट दी लिथियम एयर बैटरीज। क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, नॉन एक्वस, एंड वोल्टेज जो है वो आपको मिलता है 2.9 वोल्ट का। दैट मींस ऐसी जो बैटरीज हैं लिथियम एयर बैटरीज आपको ये वोल्टेज देंगे 2.9 वोल्ट का। लाइकवाइज यू हैव एल्यूमिनियम एयर बैटरीज। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के बारे में बोला गया था जो थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है लिथियम से, और एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का जो करंट एनर्जी डेंसिटी है वो भी किससे, लिथियम से थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं। देन यू गॉट मैग्नीशियम एंड देन जिंक। ओके, हर एक यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, यू जस्ट वर्क ऑन दैट वन। और देन बोल रहे हैं कि करंट यूज फिलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है। दे आर सेइंग जिंक एयर बैटरीज आर द ओनली type of metal air batteries which been used in a very large scale commercially, आज भी उसको यूज करते हैं। कहां पे, see the non rechargeable zinc air batteries are used in hearing aids, that means किसी को अगर तकलीफ है सुनने में, थोड़ा कान का तकलीफ है, तो जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं, क्योंकि जब वो हियरिंग एड लगाते होंगे तो उसमें बैटरी आती है एकदम छोटी सी, वो रिचार्ज नहीं होती है, राइट? तो वो बैटरी जो है वो उस काम में आता है। फिर उसके बाद रेलवे सिग्नल्स, रेलवे के जो सिग्नल्स वगैरह हैं उसमें भी काम आते हैं, बट मुझे लगता है कि रेलवे सिग्नल में अगर आपने नॉन रिचार्जेबल बैटरी लगा दिया तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कभी अगर बाई चांस गलती से वो बंद पड़ गया, रिचार्ज उसका खत्म हो गया और किसी ने चेक नहीं किया और उस रेलवे सिग्नल ने सिग्नल नहीं दिया कि भाई आगे गाड़ी आ रही है, जा रही है, समथिंग लाइक दैट, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनको वर्कआउट करना चाहिए। रिचार्जेबल जिंक एयर बैटरीज हैव बीन यूज्ड एज अ बैकअप बैटरीज फॉर सोलर पैनल्स।
तो जिंक एयर बैटरीज की दो चीजें होती हैं, एक तो रिचार्जेबल भी है, दूसरा नॉन रिचार्जेबल है। नॉन रिचार्जेबल आपके हियरिंग एड्स में, प्लस उसके बाद आपका जो रेलवे सिग्नल है उसमें यूज होता है। जिंक एयर जो बैटरीज हैं जो रिचार्जेबल हैं, उनको भी हम यूज करते हैं एज अ बैटरी स्टोरेज के लिए। मतलब इन शॉर्ट जो सोलर पैनल है, एंड नॉट ओनली सोलर पैनल, लाइक सोलर पैनल के थ्रू जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी हम स्टोर करेंगे उसके अंदर, उस बैटरी में, जिंक एयर बैटरी में। विंड एनर्जी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मींस इन शॉर्ट एनीवे, अगर आपको लगता है कि आपको वो एनर्जी स्टोर करना है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो इन जिंक एयर बैटरीज। तो उसकी भी दो वेराइटीज हैं, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल। क्लियर? बट फिलहाल जो मार्केट में बहुत फेमस है वो है आपका लिथियम एयर बैटरीज, जो सुपर डुपर फेमस है, क्योंकि आज आपके ऑलमोस्ट मोबाइल, लैपटॉप में, हर जगह पे यही अवेलेबल है। ओके, एंड आई एम श्योर कि आपको ये मालूम होगा कि जो लिथियम है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको शायद से अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आइडिया है तो मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको पीरियोडिक टेबल शो किया था और बोला था कि भाई इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स वहां पे हैं, सभी एलिमेंट्स का अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले है। क्लियर? तो ये सामान्य ज्ञान जो है, विच इज नॉट सो सामान्य, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड ऐसे ही कुछ जो, ये तो फिलहाल मैं स्पेसिफिकली मोर फोकस कर रहा हूं सिर्फ केमिस्ट्री पे, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन फिजिक्स ऑल्सो, देन यू कैन गो फॉर बायोलॉजी, यू कैन गो फॉर मैथ्स। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, ये मत वेट करो कि यार जो फॉलोइंग टीचर है या फिर जो फॉलोइंग पर्टिकुलर फ्रेंड है या कोई भी है वो मुझे बताएगा भाई कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव जो मैं पढ़ रहा हूं अपने नॉर्मल क्लासेस में या फिर स्कूल में, जो या फिर जो टेक्स्ट बुक में जो मैं पढ़ रहा हूं, इसका डेली बेसिस पे यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। किसी का वेट मत करो, ठीक है। देखो सिंपल पॉइंट में ये है कि आप डिसेबल्ड नहीं हो। आप बिलीव नहीं करोगे, डिसेबल्ड लोग भी किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब डिसेबल्ड लोग लाइक डिपेंड नहीं हो रहे हैं तो आप तो अच्छे खासे हेल्दी होंगे यार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। एक स्टूडेंट था, मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं था लेकिन किसी और का था, तो मुझे एक स्टोरी उसने सुनाया कि सर वो मतलब अंधा था, इन शॉर्ट ब्लाइंड था, और वो 10th का एग्जाम उसका आ गया था, 10th का लाइक एकदम एंडिंग में आ गया था, और वो चेस बहुत अच्छा खेलता था। मतलब वो ब्लाइंड था लेकिन वो चेस बहुत अच्छा खेलता था, और टूर्नामेंट भी आ गया, जो चेस है उसका टूर्नामेंट भी आ गया वो। और टूर्नामेंट और 10th का जो एग्जाम है वो आसपास था, तो उसने 10th का एग्जाम छोड़ दिया। उसने बोला कि मैं टूर्नामेंट जो मेरा है वो जल्दी कभी आएगा नहीं, 10th का एग्जाम मैं फिर कभी दे दूंगा। ठीक है। उस बंदे ने, क्योंकि सीन क्या था कि वो कॉन्फिडेंट था, वो टैलेंटेड था, उसको मालूम था कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि अगर मैं टूर्नामेंट में जाऊंगा तो वहां पे जीत के आऊंगा। आज वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे एज अ लाइक ब्लाइंड कंटेस्टेंट के नाम पे वो आपका फर्स्ट नंबर पे है चेस में, चेस प्लेयर, द फर्स्ट चेस ब्लाइंड प्लेयर जो है इंडिया का वो, और पूरे वर्ल्ड में कुछ अराउंड सेकंड या थर्ड है वो। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ये है कि किसी का वेट मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो सिंपल एकदम हेल्दी पर्सन हो, कोई किसी पे डिपेंड रहना ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। हेल्प लेना इज अ डिफरेंट थिंग, डिपेंड लेना इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप हेल्प ले लो, किसी से पूछ लो कि दादा या भैया या दीदी ये क्या है, वो क्या है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन डिपेंड मत हो जाओ। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मोस्ट केस में स्कूल में, कॉलेज में बहुत स्ट्रांग लेवल पे आपको शायद से डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज उन पे भी प्रेशर है कि वो अपना पोर्शन कंप्लीट करें, ये वो समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट वन कि आप इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करो। जैसे ये आपको मैं हर लेक्चर में शो कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान विच इज नॉट सो सामान्य, अगर मैं हर जगह पे शो कर रहा हूं तो उसके साथ आपका भी काम है कि जैसे फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में तो कर ही रहा हूं, बायोलॉजी में है, मैथ्स में है, थोड़ा फाइंड करो जो आप पढ़ रहे हो आपके सिलेबस में जो है उसका डेली लाइफ में यूज कहां है। यहां मैंने शो किया कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है उससे कनेक्टेड ये एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के कनेक्टेड ये आपका जो सामान्य ज्ञान है वो है।
तो इस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट अगर आप चाहते हो कि आपका बेटर हो तो। नेक्स्ट उसी के बारे में कंटेंट है जो स्टार्टिंग में याद है आपको, अभी हमने किया था डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को लेके ही यहां पे सारे इंफॉर्मेशन लेआउट किया गया है। तो पॉइंट क्या देखो, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या वर्ड इसने यूज किया, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Electrons flow in the external circuit from anode to cathode, while in the conventional मतलब the common method, जो अब तक चलता आ रहा है, उस कॉमन मेथड में और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें, क्योंकि दो टाइप के सेल होते हैं। सेल मतलब क्या, याद है आपको, अभी डैनियल सेल दिखाया था। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जो अपैरेटस है ना पूरा, वो उस अपैरेटस को बोलते हैं हम, सिस्टम को बोलते हैं सेल। तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो कन्वेंशनल है ना, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, वेयरएज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट करंट फ्लोज उल्टा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोल रहा हूं दो टाइप का सेल होता है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक इज एक्चुअली योर कन्वेंशनल, मतलब जो कॉमन मेथड हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको डैनियल सेल याद होगा तो डैनियल सेल में आपके पास दो बीकर था और दोनों बीकर को ज्वाइंट किया था एक यू शेप apparatus ने, जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। यू शेप apparatus जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज, उसी के बारे में पॉइंट है। द सॉल्यूशन इन टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज which is having a U-shaped glass tube containing a gel of KCl or ammonium nitrate in agar is actually your solvent, जो मीडियम एक मीडियम की तरह काम करता है, जो स्टेबल रखता है, ठीक है। सो जेल ऑफ KCl और अमोनियम नाइट्रेट, इसको जो आप यूज करते हो एक साथ, या फिर मतलब इन दोनों में से कोई एक, और साथ में अगर तो उस तरह से वो जो सोल्यूशन है क्या करता है। व्हाट्स द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, याद करो जरा, लास्ट सेशन में हमने किया था। द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज कि वो जो आयंस है वो आयंस को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन बीकर टू अदर बीकर, सेम लाइक वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो एक जगह आपका जो फर्स्ट बीकर है वहां से आयंस ट्रांसफर होंगे सेकेंड बीकर में, सेकेंड बीकर से आयंस ट्रांसफर होंगे फर्स्ट बीकर में। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो हो रहा है, कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड, लेकिन जो आयंस हैं वो कैसे फ्लो होंगे, क्योंकि उनका फ्लो होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जब आयंस का फ्लो होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो वही एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द टू इलेक्ट्रोड्स of an electrochemical cell and it is called as electrode potential, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड और फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये कौन है, ये लोग इलेक्ट्रोड है। तो मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कितना ज्यादा डेवलप होगा, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि कभी अगर आप apparatus यूज करते हो, कोई भी सेल यूज करते हो, तो वो सेल में आपने इलेक्ट्रोड कौन सा इंसर्ट किया, कौन सा इमर्स किया, वो भी जरूरी है। अगर आपने कोई भी एरा गैरा नथु खैरा वाला इलेक्ट्रोड ले लिया तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उतना स्ट्रांग डेवलप नहीं होगा। सो इलेक्ट्रोड भी आपको अच्छे से सोच समझ के चूज करना पड़ेगा, वही पॉइंट बोल रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड काफी अच्छा है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड, इसलिए बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोले हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। याद है आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, कुछ वैसा ही जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा।
The magnitude and direction of the electrode potential depends upon the nature of the metal ions, concentration of ions and temperature. क्लियर हुआ? इट मीन्स कि उन्होंने बोला कि आपका जो मेटल आयन का नेचर है, नेचर मतलब क्या हो गया कि वो मेटल आयन कितना ज्यादा चार्ज कैरी करता है, +1, +2, +3, पहली बात ये। सेकेंड थिंग, उसका खुद का रिएक्टिविटी क्या है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है। सो यहां बोला गया है नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। जो मेटल आपके लाइक फॉर एग्जांपल याद करो डैनियल सेल में वहां पे जिंक और जिंक आयन दोनों था, सेम वे कॉपर एंड कॉपर आयन दोनों थे। नेक्स्ट इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, दैट मींस आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, विच वन, दैट इज आपने डैनियल सेल में मान लो कि फर्स्ट बीकर में आपका जिंक था, तो जिंक सल्फेट, ये एक आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। दूसरे में आपके पास है कॉपर सल्फेट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मतलब कि अगर आपको मान लो कि दो चीजों को मिक्स करके एक सिंगल चीज बनाना है, तो वो जब आप मिक्स करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितना एक्चुअली ऐड करना है, उसको कितना डाइल्यूट करना है, वो जरूरी होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक स्ट्रेंथ। अगर आपने जितना अमाउंट लेना पूरा का पूरा कंप्लीट ले लिया तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब प्योर हो जाएगा, और उसको अगर आपने थोड़ा उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो डाइल्यूट होगा। एंड लास्ट में है टेम्परेचर। ये बहुत मैटर करता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर अच्छा खासा रहेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका रिएक्शन जो है वो एक प्रॉपर कंडीशन में वर्कआउट करेगा। क्योंकि जब आप वो जो सेल है आपका, मतलब मान लो कि मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं सपोज राजस्थान जाता हूं, तो वहां पर टेम्परेचर मान लो गर्मी के मौसम में है 50 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चला गया नॉर्थ में, एकदम टॉप पे जम्मू कश्मीर साइड जहां बहुत बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो एक जगह टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक जगह पे है -10 डिग्री सेल्सियस, तो जो मेरे मोबाइल का जो बैटरी है वो प्रॉपर्ली काम करना चाहिए ऐसे टेम्परेचर में भी। ऐसा ना हो कि जो टेम्परेचर जो बैटरी है वो बैटरी ये बोले कि भाई मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट हूं और अगर मुझे एक्सट्रीम टेम्परेचर मिला तो मैं काम करना बंद कर दूंगा या फिर मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा, या फिर अगर मुझे बहुत लो टेम्परेचर मिला तो भी मैं काम करना बंद कर दूंगा। एंड दैट्स व्हाई बैटरी इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले। समझ में आया? और इसीलिए जो भी कोल्ड कंट्रीज हैं या कोल्ड स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब जो एरियाज हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, ठंडी तो है ही, बर्फ गिरती है, वहां व्हीकल्स आप जब यूज करते हो तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि जो आपके जो कार है, जो पर्टिकुलर ट्रक है, उसका जो बैटरी है वो कहीं ठंडा ना पड़ जाए, नॉर्मल ना पड़ जाए, इंजन ठंडा ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो फिर अगर कभी कुछ इमरजेंसी हुआ तो वो स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए बैटरी का वर्कआउट करना बहुत स्ट्रांग होता है। सेम वे इंजन ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा जब ठंडी के मौसम में अगर बाइक है, कार है, जल्दी वो स्टार्ट नहीं होती है, तो आपके डैड या अंकल आपको बोलते हैं भाई ये चाबी ले और जा थोड़ा सा गाड़ी को वार्म कर, थोड़ा किक मार, तो जब 10 मिनट के बाद वो खुद आएंगे तो गाड़ी अपने आप वन टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन, द रिएक्शन एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब यहां हमने क्या देखा था कि ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड के हेल्प से। तो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट इन शॉर्ट रिएक्शन हुआ ना वहां पे, कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन चला गया या एनोड से कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो क्या हुआ वहां पे रिएक्शन हुआ, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन। नेक्स्ट है, द टू केमिकल स्पीसीज आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ रेडॉक्स कपल। मतलब जो आपका डैनियल सेल है उसमें जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मींस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो जिंक एंड कॉपर थे वो लोग जुड़ गए एक दूसरे से, इसलिए उनको बोलते हैं हम रेडॉक्स कपल।
वी कॉल इट रेडॉक्स कपल। क्योंकि रेडॉक्स मतलब क्या, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहां पे रिडक्शन हुआ, और दोनों साथ में यहां पे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं रिएक्शन के लिए, इसीलिए ये लोग हो गए कपल। ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये था हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट दी डैनियल सेल। लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये थोड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाएगा, क्योंकि अब तक जो हमने स्टडी किया ना रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब वो एप्लीकेशन पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम आते हैं एकदम अंदर डीप में आते हैं ना, तो वहां पे आता है थियरी, और थियरी में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इसका एक सिंबल है जो है ये वाला E0। ये सिंबल मैटर करता है, ठीक है। बिकॉज आप 12th में जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करोगे तो 12th में वहां पे आपको E0 मिलने वाला है, इसलिए आप जरा अलर्ट रहो, मतलब इन शॉर्ट आप जरा जानकार बनो कि क्या है एग्जैक्टली ये। और 12th में किस तरह से जब हम जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, 12th का अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो जरा एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को गो थ्रू करो, समझ में थोड़ा बहुत आए तो भी बेस्ट है, नहीं आए तो भी कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करना चाहिए ना। ओके, चलिए, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन शॉर्ट E0। ये बहुत रोल प्ले स्ट्रांग है, प्लीज जस्ट वर्क ऑन दैट वन, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट, दैट इज S ब्लॉक एलिमेंट, एंड देन ग्रुप 13, 14, 15 दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट जो 11th में है, तो वहां पे आपको जो E0 है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको मिलने वाला है। वहां पे मीन्स किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी बताना है कि भाई वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रॉपर्टी है या फिर लूज करने का जो प्रॉपर्टी है वो कितना पावरफुल है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप ये शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, हम ये स्टडी करेंगे, बिकॉज इसी की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि अगर आपके पास E0 वैल्यू है, मान लो मेरे पास चार कंपाउंड, 4 मेटल्स हैं, और 4 मेटल आयंस या मेटल्स हैं, उनका E0 वैल्यू है, ठीक है। तो उन चारों E0 वैल्यू के हिसाब से मैं ये शो कर सकता हूं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं ये भी शो कर सकता हूं अरेंज करके उनको कि उन चारों को कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपको आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा। यू विल बी हैविंग 4 मेटल आयंस, एंड चारों मेटल आयंस का आपको E0 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है। E0 वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद दे विल से कि ये चारों मेटल आयंस के E0 वैल्यू के बेसिस पे अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेम वे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये समझ में आपको आएगा सिर्फ E0 वैल्यू से, और ये जो हेडिंग है उसके हिसाब से। चलो, सो यहां पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, आई होप सो यू नो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड, तो उस रिएक्शन को बोला हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी, मतलब वहां पे इक्वालिटी है, इक्वल लेवल पे हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से एक ने लूज किया उतना ही इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने गेन किया, तो वही इक्वल हो गया, यूनिटी। एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 298 केल्विन, then observed electrode potential is called standard electrode potential। मतलब इस टेम्परेचर पे, और अगर आपका वैल्यू जो है वो यूनिटी है, मतलब वहां पे इक्वल लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस हो रहा है, और टेम्परेचर इतना है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, उस पोटेंशियल को बोलते हो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है, इसे बिल्कुल भूलना मत, याद रखिएगा, क्लियर। सो व्हेन concentration of each species taking part in the electrode reaction is unity and the temperature is 298 Kelvin, so the observed electrode potential is called standard electrode potential, clear, E0। अब यहां पे क्या बोला है, बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब दैट कॉमन मेथड, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मेथड के थ्रू, the standard electrode potential of hydrogen electrode, आपको शायद आइडिया होगा कि हाइड्रोजन जो है उसको भी यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड।
हाइड्रोजन को भी यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, और उस हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल वैल्यू है वो है 0.00 वोल्ट, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है उसका, और इसीलिए उसको यूज करते हैं एज अ रेफरेंस के नाम पे, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वो एक कंपैरिजन सेगमेंट होगा हमारा। समझ में आ रहा है? सो by convention the standard electrode potential of hydrogen electrode is 0.00 volt. So standard hydrogen electrode, क्योंकि अब वो उसका वैल्यू क्या है 0.00 वोल्ट है, तो इन शॉर्ट वही मीनिंग कि वो अब वो बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर डिटरमाइनिंग द E0 वैल्यूज ऑफ वेरियस रेडॉक्स कपल। अगर आपको E0 वैल्यू बहुत सारे रेडॉक्स कपल का निकालना है तो दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसका E0 जो है वो न्यूट्रल है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कोई लोड नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहां पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। फाइन, नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसिडर्ड फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन रिएक्शन। ऑब्वियसली ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रोड के थ्रू जो भी रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो, इट्स ऑल बिकॉज कि वहां पे रिडक्शन होता है, दैट्स व्हाई। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0। लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0, तो वो कौन सा मेटल, जो मेटल रहेगा, वो जो कपल रहेगा, वो रेडॉक्स कपल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 अगर आपको वैल्यू मिलता है तो वो जो रेडॉक्स कपल रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं पे अगर आपके पास मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 या फिर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0, लेकिन सिर्फ फर्क याद रखना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0। अगर ऐसा रहा तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका एक वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? सो लार्ज नेगेटिव वैल्यू E0, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू E0, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेगेटिव वैल्यू रिड्यूसिंग एजेंट, पॉजिटिव वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज पॉसिबली विल बी हैविंग द एग्जांपल हियर, देन यू शुड नो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। टॉपिक कौन है हमारे पास, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो E0 वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये है पॉजिटिव में, प्लस 2.87। क्लियर? विच मीन्स कि वो कौन सा एजेंट हुआ हमारा, वो कौन सा एजेंट हुआ हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं नीचे, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। जो हमारा लिथियम है, लास्ट वाला बंदा, लिथियम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लिथियम में यहां पे लास्ट में है -3.05, -3.05 लार्ज नेगेटिव वैल्यू। कौन है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे क्या कंक्लूजन होगा, यहां पे पॉइंट ये होगा कि टॉप टू डाउन अब जब मूव करोगे तो क्या होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीजेस व्हेन यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वहीं से नीचे से ऊपर जाओ, अगर आप यहां से मूव करते हो ऊपर, ठीक है, तो ये केस में यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, ये होगा आपका, सॉरी, so here oxidizing agent property that increases, okay, क्योंकि ऊपर का जो बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो नीचे का बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल
रिड्यूसिंग एजेंट है। फाइन, बस ये याद रखना पार्ट, जो वैल्यू है यहाँ पे वो मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली आपको जो दिख रहा है रिएक्शन, तो ऐसे जो रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे मान लो कि सपोज ये वाला रिएक्शन इसको नंबर दे दिया नंबर 1, ठीक है, फिर ये नंबर दे दिया यहाँ पे, इसको दे दिया नंबर 2, फिर ये वाले को दे दिया नंबर 3 और इसको है नंबर 4। ऐसे आपको क्वेश्चन में 4 रिएक्शन दे दिए और बाद में ऑप्शन में आपको इनको अरेंज करके वहां पर बोला कि भाई एक काम करो, इसको लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में कंपेयर लाइक अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, बिकॉज बहुत से केस में क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो वहां में बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस होता है समटाइम्स, हम उसको मिसप्लेस कर देते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, हम कुछ तो और लिख के आते हैं। सो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो है अगर उसको आप अरेंज करोगे, सो 1 फर्स्ट वन जो रहेगा ये आपका लेस पावरफुल है, देन 2, देन 3 एंड देन 4, ठीक है। सो फर्स्ट जो है उसका रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कम है वो प्रॉपर्टी, फोर्थ जो है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट वी गॉट अ सामान्य ज्ञान अबाउट दी 12 लेडीज केमिस्ट्री में जिन्होंने बहुत स्ट्रांग काम किया, लेकिन बहुत कम लोगों का नाम हमें पता है, बहुत कम लोगों का नाम पता है, ठीक है। तो शायद हम इनको जानते हैं, आप अगर आपको मालूम होगा, हम इनको जानते हैं, करेक्ट, मैडम मैरी क्यूरी। पॉसिबली आपने इनको भी देखा होगा, जो हमारी ये मैडम है, दैट इज रोजालिंड फ्रैंकलिन, हु वाज द मेन पर्सन जिन्होंने डीएनए फ्रैगमेंट दिया था। बट देन उसके बाद हमको लगा कि वो वाटसन एंड क्रिक ने किया है, बट एक्चुअली हिस्ट्री जो है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही खतरनाक है, ठीक है, बट साइंटिस्टों के लाइफ में भी बहुत खतरनाक चीजें हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का थियरी जो है वो चुरा चुरा के अपने आप को साइंटिस्ट बनाया है। सो बहुत कड़वाई सच्चाई है ये। तो एक तो हम इनको जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, फिर उसके बाद हम इनको जानते हैं, बाकी आई थिंक बहुत कम लोगों को हम जानते हैं। ये जो है ना, ये इनकी डॉटर है, सो इरेन जोलियट क्यूरी, एंड मदर डॉटर, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये हिस्ट्री में ऐसे ये पहले ही लोग हैं जिनके पास 3 नोबेल प्राइज है। तो ये बहुत 3 या 2 आई थिंक नोबेल प्राइज कुछ तो, बट ये जो डीओ है ये बहुत कम देखने को मिलता है। सो मैं चाहता हूं कि जरा इनके बारे में आप खुद स्टडी करो, आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशली जो हमारे गर्ल्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कितने धुरंधर लोग हमारे पास हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, एक से एक लोग हैं। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और आपको मिल गए, ठीक है, आप किसी होटल में नहीं बैठे हो, आप रियल लाइफ में हो, तो एफर्ट करना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां वहां जरा कुछ ना कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप ऐसे बन सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी गॉट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो भी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यू कैन सी यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब कि केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है, केमिकल कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस केस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि कॉमन सेल है, कॉमन मेथड है, इसमें आपका जो एनोड है वो है पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड है नेगेटिव चार्ज। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस समझ के लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वही चीज उल्टा है। एनोड जो है वो आपका नेगेटिव है और कैथोड जो है वो आपका पॉजिटिव है। देन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ऑब्वियसली अगर एनोड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा एनोड से लेके पॉजिटिव है, मतलब एनोड टू कैथोड, ऐसा पॉइंट बोल रहा है। सो मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वेरएस वही केस अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो हु इज पॉजिटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड।
सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वो कैथोड से हो रहा है, एनोड से नहीं। बट डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। इसलिए जो नाम है ऊपर दिया है वो याद रखो प्लीज। नेक्स्ट दे आर सेइंग द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड इज गवर्न्ड बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई एम श्योर आपने ये स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और अगर नहीं जानते हो तो स्कूल की टेक्स्ट बुक जो है जरा उसको चलो पेज टर्न करो फटाफट। समझ में आया? यहां जो बोल रहे हैं दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। देन दे आर सेइंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज मेजर्ड बाय कॉलोमीटर। ठीक है, क्योंकि होता है ना कोलम्ब चार्ज, तो कॉलोमीटर। वेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप मेजर करते हो। आई एम श्योर कि इसके बारे में भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। One electrolyte and two electrodes of the same element are generally used in this cell. One electrolyte, two electrode. मतलब क्या हुआ इसका? It means कि आपका जो पूरा रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही बीकर में। एक बीकर लिया, बीकर में आपने एक सोल्यूशन लिया, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और उसी में आपने दो बीकर इंसर्ट कर दिया। लेकिन यहां उल्टा होता है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। आपने दो बीकर लिया, ठीक है, और दोनों बीकर में जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है वो दोनों अलग अलग है, और उन दोनों में जो इलेक्ट्रोड डिप किया आपने वो भी डिफरेंट है। वो भी क्या है? डिफरेंट है। एग्जांपल डैनियल सेल। डैनियल सेल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एंड ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें एक प्रॉपर स्केल पे शो किया गया है। ये एनोड है हैविंग ए चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ये कैथोड है हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव। कौन सा सेल है ये? गैल्वेनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो यू कैन से गैल्वेनिक सेल और यू कैन से डैनियल सेल, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने यहां पे दो बीकर लिया, दोनों बीकर में देखो यहां पे जिंक सल्फेट है, यहां पे कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन अलग अलग है। इलेक्ट्रोड यहां पे जिंक है और यहां पे इलेक्ट्रोड है कॉपर, अगेन इलेक्ट्रोड डिफरेंट है। जो अभी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा वही कुछ यहां पे है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है यू शेप का, जहां से आयंस का फ्लो होगा, और ये इलेक्ट्रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। यहां पे देखो दिखा भी रहे हैं, समझ में आया? ओके, और पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप उसको चेक करते हो कि जो ईएमएफ है डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट नीचे जो है ये आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जहां पे अगर आप देख सकते हो तो आपके पास एक ही बीकर है, सेम बीकर में, और इसमें एक ही सोल्यूशन है। कोई तो एक सोल्यूशन होगा, चाहे जिंक सल्फेट, चाहे कॉपर सल्फेट या कोई और, बट कोई एक सोल्यूशन होगा। और यहां पे आपका इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट रहे चलेगा, लेकिन सेम रहा तो भी चलेगा, बट दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे एक ही बीकर में। ठीक है, एंड यहां से जो आपको देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होके बैटरी में जाके वो होता है स्टोर। क्लियर? सो आई होप सो कुछ आपका जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी आपको समझ में आया प्रॉपर्ली। एंड ये आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लास्ट हेडिंग था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने कहा था, अगर आप याद करो तो मैंने कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, तो मैं आपको एक काम करता हूं कि कुछ और मेरे पास एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए, जो आपके 12th के लिए काम आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल्स फटाफट शो करता हूं, देखते हैं वो क्या रहेगा। ये हमारा पहला जो एग्जांपल जो है CrO5, इसका यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली आपको शो कर दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रोमियम जो है ये ऑक्साइड है, और ये दोनों जो है वो परऑक्साइड है। याद करो मैंने आपको परऑक्साइड, ऑक्साइड, सुपरऑक्साइड तीनों बताया था, और उसमें जो क्रोमियम है वो आपको फाइंड करना है। जो परऑक्साइड है, यहाँ पे दो परऑक्साइड है, ठीक है, और व्हाट द फॉर्मूला ऑफ परऑक्साइड? इट इज O2-2। वन परऑक्साइड फॉर्मूला इज O2, चार्ज इज -2। ठीक है, तो दो का कितना होगा? 2 × -2। आपने वैल्यू निकाला, बाद में आपको निकलता है कि यहां पे आप क्रोमियम का वैल्यू आया +6। लाइकवाइज आप जब आगे मूव करते हैं तो आपके पास H2S2O8, ठीक है, तो यहां आपके पास क्या है? अगेन सल्फर के साथ जो ये 3 ऑक्सीजन है, यहां भी जो 3 ऑक्सीजन, ये लोग कौन है? ऑक्साइड है, बट ये कौन है? परऑक्साइड। क्लियर?
ओके, तो अगेन आपने वैल्यूज पुट अप किया। ये जो आपका सिंपल परऑक्साइड है इसको आपने शो किया ये वाला, यहां पे ये है परऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का वैल्यू है। क्लियर? देन 8th एग्जांपल में यहां भी आपका जो सेंटर में Fe है वो फाइंड करना है, बाकी जो तीनों हैं उनकी वैल्यूज आप यहां पुट अप करते हो। OH हाइड्रोक्साइड -1, CN साइनाइड -1, Cl अगेन -1। वैल्यू पुट अप किया, आपको मिलता है Fe का ये और सल्फर का ये। एग्जाम्पल 9 में भी सेम है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल 8 में किया वही एग्जाम्पल 9 में भी वही है, 10 में एंड 11 में भी हर जगह पे वही है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, सॉल्व एग्जाम्पल है, जरा एक बार क्रॉस चेक करो आपको समझ में कितना आएगा। एंड सेम गोज टू 12, 13 एंड 14। क्लियर? So enjoy and explore with nature and science, very importantly. So thank you for watching Edwise Learning. Live to learn. Bye everyone.